बताओ भाई, ट्राई हो गया आप सबका ये? बाकी जो भी ट्राई किए, अगर कुछ डाउट है बोलो, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ बताओ। बाकी ग्रुप में तुम क्वेश्चन भेजोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भेज देगा, है ना। जो क्लास में बच्चे हैं जो ऑलरेडी, है ना, कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। फिर भी जो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ हेल्प, बताओ। ये पेपर कर लिए कंप्लीट तुम लोग, तो 24 वाले पेपर्स? हाँ सर, हो ही गया है। जो जो क्वेश्चन आप बोले थे पढ़ाएंगे उसको छोड़ के और सब हो गया। हाँ मतलब जो गेट वाले सिलेबस सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे? क्योंकि हाँ हाँ। एग्जाम में कितने दिन हाँ बचे सर। हैं? एग्जाम में 4-5 दिन बचे हैं ना। तो नई टॉपिक पढ़ने का इतना टाइम थोड़ी कि आप नई टॉपिक पढ़ोगे फिर उसके क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। नहीं आते हैं तो जितना टॉपिक्स अभी आता है उनके ही पीवाईक्यूज कर लो। अब 4 दिन में क्या करोगे, उसके बाद फिर देखना थ्योरी क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि नेट का एग्जाम तो हर 6 महीने पे होता है। तो अभी 4 दिन ही बचा है, तो 4 दिन में 3 दिन, मतलब आज तो खत्म ही हो गया ना, 24 था ना आज तो अभी अब 25, 26, 27, 28 को एग्जाम है शायद। तो 25, 26, 27 3 दिन आपके पास और है। तो इसमें 3 दिन में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि पीवाईक्यूज उठाओ और जो जो टॉपिक्स आते हैं उसके क्वेश्चंस कर लो। जैसे 2024 में अभी 2 एग्जाम हुए होंगे ना। आई थिंक ये दिसंबर वाला अभी हो रहा है ना, तो दिसंबर वाला नहीं हुआ होगा। मतलब दिसंबर 2024 में जो होना था वो अभी हो रहा है, ऐसा ही है। सो एक अभी हुआ होगा इसका, जून वाला, है ना। और ये अभी हुआ नहीं है। फिर 23 का पेपर होगा आपके पास, 2 पेपर होंगे 23 वाले। 22 के 2 पेपर होंगे, है ना। ऐसे ही 21 के होंगे 2 पेपर, फिर है ना 2020 के 2 पेपर होंगे, 2019 के 2 पेपर होंगे, एंड सो ऑन। तो पिछले इतने पेपर्स हैं, तो इनमें अभी आप बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है पहले। मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत नया टॉपिक आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे, जरूरी नहीं है। और फिर नए टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो अभी आप उन क्वेश्चंस की, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करो इनमें से जो आपने पढ़ रखे हैं, जो आपको आते हैं। तो तभी तो पता चलेगा पीवाईक्यू हो रहे नहीं हो रहे। और ऐसा होगा बहुत सारे टॉपिक जो आपको आते हैं उसके ही पीवाईक्यू नहीं होंगे, तो वो सीखोगे कि वो क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। अभी उस पर वर्क कर सकते हो 3-4 दिन बैठ के। ये सारे पीवाईक्यू निपटाओ बैठ के, ऑनलाइन है ही इतने सारे क्वेश्चन पेपर, तो होगा ही, ड्राइव में भी है, गूगल पे भी डाउनलोड हो जाएगा, ग्रुप में भी कोई भेज देगा कहोगे तो ये है। बट इसको बैठ के 1 बाय 1 सॉल्व करो ना। एक दिन में 2-3 पेपर करोगे, 3 दिन है, 5-6 पेपर कर सकते हो बैठ के, ये है। सर ग्रुप में 2 क्वेश्चन सेंड किए हैं, वो देख भेजो, लीजिए, देखते हैं। यूनिवैलिड का। बैठ के पेपर सॉल्व करो, अभी नई टॉपिक जो है उसका देखेंगे जब होगा तो, ठीक है। तो इसके बैठ के ये पीवाई क्यूज निपटाओ पूरा, जो भी ईयर वाइज पीवाई क्यू है, बैठ के जो टॉपिक्स तुमने पढ़े हैं, एमएससी में पढ़े होंगे, या जैम के दौरान पढ़े होंगे, गेट के दौरान पढ़े होंगे, या नेट की तैयारी कर रहे हो तब पढ़ा होगा, तो जो टॉपिक पढ़े उसको कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस करो सॉल्व। इसमें क्या है कि x1 x2 x this with the id non-negative integer valued random variable with finite mean, n with the independent positive integer valued random variable with finite mean। तो एक्साइज क्या है इसमें, ये जो 55 क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ एक्साइज नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, ओके। और इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है विथ फाइनाइट मीन। और एन कोई क्या है, एन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल। सो पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सो ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। फाइनाइट मीन। अब आपके पास जी एस एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, यह एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एन, ऐसा कुछ। एंड क्या बोल रहा है, जीएस है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एन। एच एस जो आपको डिफाइन कर रखा है इसमें, ये सेम ही दिख रहा है ना, कुछ अलग है, बस वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ई ऑफ एस की पावर एन। और यहाँ कोई डिफरेंस है जी, आपको दिख रहा है? जीएस और एचएस में क्या डिफरेंस है? सेम ही दिख रहा है यहाँ तो, दिस एन एच एस इज दिस फॉर दिस। सेम है सर। हाँ तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, तो ये फॉर जो डोमेन लगा रखा है, ये बस इसमें है या दोनों में है?
ये जो डोमेन है ना मॉड एक्स लेस देन 1 है, ये आपके पास है। तो मे भी मुझे लगता है दोनों के लिए होगा। तो पूछना क्या चाह रहा है कि जी डैश एस एच डैश एस डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फॉर वाई एक्स वन एक्स टू एक्स एन, द मीन ऑफ वाई क्या होगा। अच्छा, तो अब आपको कह रहा है कि वाई जो है x1 से लेके xn तक है, तो मीन ऑफ वाई क्या होगा। तो ऐसे तो मीन ऑफ वाई का फॉर्मूला सिंपल होता है ई ऑफ x1 इंटू ई ऑफ एन, है ना, ये सिंपल रूल अगर दोनों रैंडम वेरिएबल है तो। अब मुझे पता है क्या लग रहा है इसमें, टाइपिंग या तो एरर है। एक में ऐसा होना चाहिए x की पावर n होगा, और एक में ना s की पावर n ऐसा कुछ। अच्छा, x की पावर नहीं, मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन बनाने की कोशिश किया है ना पीजीएफ, तो प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, तो एक में n होगा एक में x हो सकता है। हाँ, एक में x होगा एक में n होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है। मैं कह रहा हूँ ये सेम नहीं होगा, एक में होगा n, एक में x हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक में x हो सकता है। तो ये g जो है x का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, और ये h जो है वो n का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। अब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से मीन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है, क्या करते हो तुम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हो और s को 1 रखते हो ना। अगर मुझे मान लो यही मैं हाँ सर। डिफाइन करूं, तो h डैश 1 निकालोगे तो e ऑफ n आएगा। अगर मैं ये लिखा हूं तो g डैश 1 निकालोगे तो e ऑफ x आएगा। क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज किया, पता नहीं क्वेश्चन में क्या है, दोनों सेम लिखने का क्या मतलब, सेम तो नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, वो मुझे लगा टाइपिंग का कुछ इशू है, तो उसमें टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है। सो वैसा कुछ होगा, तो जैसे ये है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ h डैश 1 टाइप का, और e ऑफ x1 अब डिपेंड करता है, अगर x है तो वैसा आ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा G0H0 क्या होगा, अगर जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। ओके, अब h डैश, ये ना प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है ना जी, अगर हम प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन किसी रैंडम वेरिएबल का लिखते हैं, है ना, t पे, तो यही एक्सपेक्टेशन t की पावर x यही रहता है प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन, ठीक है ना, ये है, तो वही है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आएगा देखो, ये होना तो यही चाहिए। तो ये एच और एस में टाइपिंग एरर है कुछ लिखने का, वो दोनों सेम तो नहीं होगा, तो सेम फंक्शन अलग नाम क्यों देगा, है ना, ये है। बाकी तुम बताओ, तो जैसे अगर जी और एच है, तो अभी मैं एक नोटेशन ले लेता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, एच डैश 1 किसके इक्वल आ सकता है, एंड जी डैश में जीरो रख रहा है, जीरो तो एमजीएफ में रखते हैं ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि एस को ही ई की पावर एस रख देते हैं, तो यहाँ तो 1 रखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिखा तो है सी और डी में, ठीक है ना, एक्स टेंस टू 1 है, सी डी में लिमिट लगा रखा है एक्स टेंस टू 1, एस टेंस टू 1 ना, हाँ एस टेंस टू 1, तो सी डी में से कोई करेक्ट होगा, बताओ कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो जी डैश 1, जैसे अगर अब तू जी किसको ले रहे हो, है ना, जैसे यहाँ पे एक्स को 1 लेंगे तो एच 0 हो जाएगा, और एच डैश 1, तो एच डैश 1 मान लो ये है, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं जी डैश एच ऑफ 0, अगर ऐसा लिख पाओगे तो सही है, देखो अब ध्यान से, तो एच 0 तो 0 हो जाएगा, जी डैश 0 कितना होगा, हम्म, या हो सकता है कुछ और डिफाइन करने की कोशिश किया हो, तो इस क्वेश्चन में लिखने में कुछ गलती है, ठीक है ना, जिसने टाइप किया ना टाइपिंग में कुछ गलती किया है, बट ये है कि ये ऑप्शन में जो भी इसके अकॉर्डिंग कुछ होगा, जो भी होगा। अगर मान लो एमजीएफ होता, तो एमजीएफ में क्या करते हैं, एमजीएफ का फर्स्ट डेरिवेटिव करके टी को 0 रखते हैं तो मीन आता है, प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन में 1 रखना पड़ता है तब आता है। देख याद करो क्या आता है, तुम खुद बताओ, उस तरह से कुछ होगा। मतलब वही अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर तो यही होगा,
बट मुझे लगा टाइपिंग में कुछ यहाँ एरर किया है, ये है। ठीक है, दूसरा देखता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, बट बस फाइंड वही करना है। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि एक्स वाई बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0 1, तो इसमें एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1 है, एंड डब्ल्यू जो है अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर फंक्शन की हेल्प से लिखा है, तो एक्स इंटू इंडिकेटर फंक्शन, तो एक्स इंटू 1 कब होता है इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू, जो सेट है उसके अकॉर्डिंग, और 0 होता है इसके अपोजिट। ठीक है, तो इंडिकेटर फंक्शन 0 या 1 वैल्यू लेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, द CDF ऑफ W गिवन बाई, तो इसका CDF निकालना है ना। तो W मतलब x है, कहने का मतलब जब ऐसा है, या 0 है जब ऐसा है। सो CDF निकालना है। W मोर देन 0 कब होगा, तो W मोर देन 0 कभी होगा जब x होगा W, है ना। तो निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, एंड देन CDF ऑफ W इज कॉन्टिन्यूअस। तो देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि W इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब y मोर देन एक्स स्क्वायर होगा, और y मोर देन एक्स स्क्वायर कब होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई 0 1 है ना, सो ये आपका सपोर्ट है जॉइंट का। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओगे y बराबर एक्स स्क्वायर, सो रफली इस तरह से कुछ होगा। अब y मोर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सो ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि इधर तो 1 0 है, तो इधर सो ये वाला पार्ट में कहना मतलब ये भी जो भी आंसर आएगा 1 dy dx, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से 1 एंड x की वैल्यू 0 से 1, तो ये नॉन जीरो आएगा ना। अब अगर किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो सकती है W? मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू 0 कोई नॉन जीरो नंबर है, वो क्या है तुम निकाल सकते हो अभी, ठीक है ना, ये निकाल लेना क्या आएगा। तो क्या ये W कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा? कॉन्टिन्यूअस, क्या ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? किसी पॉइंट पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो हाँ सर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है ना, सो W कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। देखो सी ऑप्शन आउट हो गया है ना, तो सी कह रहा था ना तुम्हें इसमें कि W एक कॉन्टिन्यूअस है CDF, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा CDF क्योंकि पॉइंट पे ना, किसी पॉइंट पे अगर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो CDF में जंप आएगा उस पॉइंट पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आउट हो गया। जैसे अब बचा है CDF निकालना जस्ट, जैसे बी ऑप्शन भी इजी है। बी तुमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो इसका आंसर आएगा ना इसका उल्टा कर दो, क्योंकि W तो नेगेटिव आ नहीं सकता ना, क्योंकि x तो यूनिफॉर्म 0 1 में है। तो आपसे पूछा है बी पार्ट में, ये सी पार्ट था, बी पार्ट में पूछा है कि W मोर देन 0 क्या होगा, सो 1 माइनस जब W 0 होगा। अब ये तुम यहाँ से निकाल लो इंटीग्रेट करके, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं निकाल देता तो कितना ही आंसर आता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यू बाई 3, लिमिट है 0 से 1, तो 1 माइनस 1/3, ये आ गया 2/3। जो मैं कह रहा था नॉन जीरो है, तो ये है 2/3, तो ये आ जाएगा 1/3। उसमें क्या बोल रखा है, उसने 1/3 बोल रखा है, तो बी इज अ ट्रू ऑप्शन, सी इज अ फॉल्स ऑप्शन, ठीक है ना। तो सी फॉल्स स्टेटमेंट है एंड बी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और इसने क्या बोला हुआ आर ट्रू, MSQ है। सो ठीक है जी, देख लो। तो ये BC तो हो गया, अब बचा AD में, तो AD में CDF निकालना है बस आपको, है ना। CDF दोनों में बात करा, CDF W का क्या होगा। अब बताओ W का CDF कैसे निकालोगे, W एक मिक्स रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है, मतलब एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिस्क्रीट भी नहीं है। तो निकालो इसका W का CDF निकालो, बताओ क्या होगा। हाँ सर अब कर लेंगे। W लेस देन इक्वल टू W करके हाँ फाइंड करो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ जी, लास्ट टाइम कोई एस्टिमेबिलिटी पूछ रहा था ना, कौन लास्ट है जिन्होंने पूछा था एस्टिमेबिलिटी वाला क्वेश्चन, उसमें आई थिंक लीनियर कॉम्बिनेशन जस्ट देखना होता है, अगर आप देखोगे ना, मैं सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा, एक क्वेश्चन था ना 2024 वाला, तो उसका मैं लिख के भेज दूंगा कौन सा सही है। ओके सर। और कुछ पूछना है डाउट जी, तो अभी मैं यही कहूंगा कि बस पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको बैठ के सॉल्व करो, उन टॉपिक्स के जो आपको आते हैं, 200 नंबर समाओ अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो घर पे बैठ के तो उसकी तैयारी करो, एग्जाम दे के आओ, है ना। जो अभी डाउट आ रहे हैं वो पूछो, अभी जो डाउट है अगर दिन भर प्रैक्टिस करो, जो डाउट है पूछो,
जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा तुम क्वेश्चन पूछो, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है सारे पीवाई को सॉल्व करो नेट के बैठ के 3-4 दिन में। ईयर वाइज सॉल्व करो, अभी अब टॉपिक वाइज सॉल्व करने का टाइम नहीं है, ईयर वाइज बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा ना जो ईयर वाइज फॉर्मेट रहता है, तो उसमें सॉल्व करो, स्कीम के हिसाब से सॉल्व करो और 200 मार्क्स कंप्लीट करो, अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और कुछ पूछना है ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप करता हूँ यहीं पे।